हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा मिस्टीरियस और अनसीन ऑब्जेक्ट है जो सारे प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन आज तक किसी को भी ये दिखाई नहीं दिया है। एंड नो, नॉट इवन विद द हेल्प ऑफ रीसेंट टेक्नोलॉजी और एडवांस टेलीस्कोप्स, बट वो एग्जिस्ट तो करता है, और ये मैं नहीं बल्कि कई साइंटिस्टों का मानना है। बस हम उसके इफेक्ट्स को फील कर सकते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। और इस मिस्टीरियस प्लैनेट को उन्होंने नाम देके रखा है प्लैनेट एक्स। वेल, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव, और अगर आपको इस प्लैनेट एक्स की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि मैं प्लूटो या एरिस की बात कर रहा हूं, तो लेट मी जस्ट बी क्लियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ड्वार्फ प्लैनेट और एनी अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम कुइपर बेल्ट या फिर ऊट क्लाउड। मैं दरअसल एक ऐसे हाइपोथेटिकल प्लैनेट की बात कर रहा हूं जिसके बारे में साइंटिस्टों ने अनुमान लगाया है कि उसका मास अर्थ से 10 गुना ज्यादा है और डायमीटर 4 गुना बड़ा है। इस मैसिव प्लैनेट की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कई ड्वार्फ प्लैनेट्स और कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स, यहां तक कि यूरेनस और नेपट्यून जैसे गैस जायंट्स भी अपने ऑर्बिट से आज के तारीख में भी डिविएट हो रहे हैं। और इस सब के बावजूद भी पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी में ये एक बहुत ही हीटेड आर्गुमेंट वाला टॉपिक है। कुछ लोग इसके एग्जिस्टेंस को मानते हैं, तो कुछ लोग इसके एग्जिस्टेंस को सिवियरली डाउट करते हैं। सो आखिर है क्या ये प्लैनेट एक्स की मिस्ट्री? वेल, हम ढूंढ के लाते हैं सबूत और प्रेजेंट करते हैं आपको, और अनकवर करते हैं इस मिस्ट्री के पीछे के सीक्रेट्स। And let's find out what is the true reality behind Planet X. So साल 1846 की मैं बात करता हूं। हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी ऑफिशियल प्लैनेट नेपट्यून को डिस्कवर किया गया था। अब डिस्कवरी के कुछ ही समय बाद लोगों में डिबेट शुरू हो गया कि क्या नेपट्यून के आगे भी कोई प्लैनेट एग्जिस्ट कर सकता है, यू नो, एज द 9th प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। और दुनिया के सभी एस्ट्रोनॉमर्स इसी 9th प्लैनेट को ढूंढने की रेस में शामिल हो गए। इन्हीं एस्ट्रोनॉमर्स में से एक थे अमेरिकन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर पर्सिवल लोवेल। मिस्टर लोवेल पेशे से एक बिजनेसमैन भी थे, और अपने बिजनेस से कमाया हुआ सारा पैसा वो अपनी रिसर्च पर लगाया करते थे। अपनी खुद की उन्होंने एक प्राइवेट स्पेस ऑब्जर्वेटरी बना दी थी। यहां से वो रोजाना का स्काई ऑब्जर्वेशन किया करते थे, और उन्हीं में से एक ऑब्जर्वेशन में उन्होंने एक वियर्ड सी बात को नोटिस किया। उन्होंने ये देखा कि यूरेनस और नेपट्यून की ऑब्जर्व्ड ऑर्बिटल स्पीड उन्होंने कैलकुलेट की हुई ऑर्बिटल स्पीड से कम थी। इट वाज एज इफ उनके ऑर्बिट्स के बाहर से कोई दूसरा बड़ा प्लैनेट उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। अब ये फोर्स बहुत ही रियल अपीयर कर रहा था, और इसीलिए इस हाइपोथेटिकल प्लैनेट को उन्होंने नाम दिया प्लैनेट एक्स। और 1906 के बाद से अपनी ऑब्जर्वेटरी को पूरी तरीके से इस प्लैनेट को डिस्कवर करने के लिए उन्होंने डेडिकेट कर दिया। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी मिस्टर लोवेल ऐसे किसी भी बड़े प्लैनेट को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाए। हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, ऐसा भी नहीं था कि उनके ये एफर्ट्स पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। लोवेल की ऑब्जर्वेटरी में रिसर्च करने वाले अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बॉ ने साल 1930 में लोवेल की हाइपोथेसिस को वैलिडेट करते हुए द 9th प्लैनेट को डिस्कवर किया, जिसका नाम पड़ा गया प्लूटो। सो ढूंढने गए थे एक बड़े प्लैनेट एक्स को, और मिल गया एक छोटा प्लैनेट प्लूटो। बट माइंड यू, उस समय प्लूटो को एक प्लैनेट कंसीडर किया गया था। प्लूटो की डिस्कवरी के बाद लोवेल की टीम बहुत ही खुश थी, और होगी भी क्यों नहीं, उनकी टीम ने 9th प्लैनेट को डिस्कवर कर लिया था। बट यहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वेल, बाकी के दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले प्लूटो का मास काफी कम था। दैट मींस यूरेनस और नेपट्यून जैसे गैस जायंट्स तो दूर, प्लूटो तो अपने ही खुद के ऑर्बिट्स के ऑब्जेक्ट्स को भी ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था। और इससे उन्हें रियलाइज हुआ कि प्लूटो शायद वो प्लैनेट नहीं है जिसकी उन्हें तलाश थी। और फिर इस नए अनआइडेंटिफाइड प्लैनेट को ढूंढने की रेस वापस से शुरू हो गई। अब प्लूटो के डिस्कवरी के ऑलमोस्ट 75 इयर्स बाद 2005 में फाइनली एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नए प्लैनेट को खोज निकाला। कैलकुलेशन से यह पता चला कि प्लैनेट प्लूटो से ज्यादा मैसिव था, और कुछ समय के लिए एस्ट्रोनॉमर्स को लगा कि शायद यही द प्लैनेट एक्स है। लेकिन इस बात की कंफर्मेशन मिलती उसके पहले ही एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नए प्लैनेट को खोज निकाला, और उसके बाद तो जैसे एस्ट्रोनॉमर्स को प्लूटो के आगे नए नए प्लैनेट्स मिलते ही रहे। इट वाज लाइक सडनली हमारे सोलर सिस्टम का एक पूरे का पूरा अनदेखा हिस्सा अब हमारे आंखों के सामने आ गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस नई डिस्कवरी ने साइंटिफिक कम्युनिटी में खुशियों की जगह पर आर्ग्यूमेंट्स खड़े कर दिए। आर्ग्यूमेंट्स इस बात पर कि अब हम हर किसी नए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को प्लैनेट घोषित कर देंगे। और देखा जाए तो बात भी सही थी। I mean, कुछ स्पेसिफिक रूल्स तो होने चाहिए जिन रूल्स के बेसिस पर आप एक प्लैनेट को डिफाइन कर सकते हो, और यही रीजन था
2005 में डिस्कवर्ड प्लैनेट का नाम रखा गया एरिस, द गॉड ऑफ डिस्कॉर्ड एंड आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि इस प्लैनेट की डिस्कवरी के बाद से ही तो साइंटिस्टों को कुछ रूल्स बनाने पड़ गए। अब उस समय में ऐसे क्या रूल्स बने थे, चलिए एकदम सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। रूल नंबर 1, इट मस्ट ऑर्बिट अ स्टार। वेरी सिंपल, मतलब एक प्लैनेट एक स्टार के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए। रूल नंबर 2, इट मस्ट बी बिग इनफ टू हैव इनफ ग्रेविटी टू फोर्स इट इनटू अ स्फेरिकल शेप। आसान शब्दों में एक प्लैनेट इतना तो मैसिव होना चाहिए कि ग्रेविटी की वजह से उसका शेप राउंड हो जाए। एंड फाइनली रूल नंबर 3, इट मस्ट बी बिग इनफ दैट इट्स ग्रेविटी क्लियर्स अवे any other object of a similar size near its orbit around the sun। कहने का मतलब एक प्लैनेट उतना बड़ा होना चाहिए कि उसकी ग्रेविटी अपने रास्ते में आने वाले हर दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो हटा पाए या फिर अपना ही हिस्सा बना ले। बेसिकली अपने ऑर्बिट को इस कदर साफ कर दे कि पूरे ऑर्बिट में सिर्फ वही एक मैसिव ऑब्जेक्ट हो। तो अब अगर इन रूल्स को सारे प्लैनेट्स पर अप्लाई करके देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स इन रूल्स को फॉलो करते हैं एक्सेप्ट प्लूटो। यू सी, प्लूटो पहले के 2 रूल्स को तो डेफिनेटली फॉलो करता है, लेकिन थर्ड रूल में वो मार खा जाता है। जैसे मैं पता है, प्लूटो दरअसल कुइपर बेल्ट का एक हिस्सा है जिसमें प्लूटो के साथ साथ कई ट्रिलियन छोटे छोटे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स लाइक कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स भी मौजूद है। अब भले इन सब में प्लूटो सबसे ज्यादा मैसिव है, लेकिन वो इतना भी मैसिव नहीं है कि अपने ऑर्बिट में मौजूद सारे दूसरे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को साफ कर दे। और यही रीजन है कि 2005 में एरिस की डिस्कवरी के बाद बने रूल्स की वजह से प्लूटो ने अपना प्लैनेट होने का दर्जा खो दिया एंड नाउ इट बिकेम अ ड्वार्फ प्लैनेट। और सिर्फ प्लूटो ही नहीं, बल्कि प्लूटो के आगे जितने भी प्लैनेट्स डिस्कवर हुए हैं वो सभी ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। आज की तारीख में ऑफिशियली हमने 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स को डिस्कवर किया है, प्लूटो, एरिस, हाउमिया, मेक और सीरीस। लेकिन इन द एंड इनमें से एक भी इतना मैसिव नहीं है कि अननोन प्लैनेट एक्स की जगह ले सके। मतलब इतने सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को डिस्कवर करने के बाद भी हमें कोई ऐसा प्लैनेट नहीं मिला है जिससे हम बाकी के प्लैनेट्स के ऑर्बिट में हो रहे डिविएशन को एक्सप्लेन कर सके। इनफैक्ट जब 1977 में लॉन्च हुआ वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट नेपट्यून और यूरेनस के पास से गुजरा, तब उसने इन 2 गैस जायंट्स के ऑर्बिट्स को काफी डिटेल में ऑब्जर्व किया था। उसके ऑब्जर्वेशन से यह पता चला कि पहले किए हुए पर्सिवल लॉवेल के कैलकुलेशन में नेपट्यून का जो मास कंसिडर किया गया था वो एक्चुअल मास से स्लाइटली डिफरेंट था, और शायद उसी वजह से यूरेनस और नेपट्यून के ऑर्बिट्स में इररेगुलरिटी दिखाई दी होगी। मतलब जिसके आधार पर प्लैनेट एक्स के खोज की शुरुआत हुई थी वो आधार ही शायद गलत था। अब इस नए इंफॉर्मेशन ने एक तरह से प्लैनेट एक्स की रिसर्च पर फुल स्टॉप लगा दिया और प्लैनेट एक्स को सिर्फ एक हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट बना डाला। लेकिन ऐसा ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला था। 2015 में फिर एक बार एस्ट्रोनॉमर्स को प्लैनेट एक्स के एग्जिस्टेंस का एक और क्लू मिला। साल 2015 में एस्ट्रोनॉमर्स माइकल ब्राउन और कॉन्स्टेंटीन बैटेगन ने यह ऑब्जर्व किया कि नेपट्यून के आसपास कुछ अनएक्सप्लेनेबल ग्रेविटेशनल फोर्सेस मौजूद है और वहां पर कुछ ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही इररेगुलर सा मोशन फॉलो कर रहे हैं। अब इररेगुलर से मेरा मतलब रैंडम नहीं है। एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और बाकी छोटे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स तो वैसे भी बड़े प्लैनेट्स के मुकाबले काफी डिफरेंट ऑर्बिट्स में ट्रैवल करते हैं, लेकिन इस केस में एस्ट्रॉइड्स का मोशन एक अलग ही वे में डिफरेंट था। चलो इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। लुक एट दिस ड्वार्फ प्लैनेट सेडना। सेडना हमारे सन से 90 AU के डिस्टेंस पर मौजूद है, यानी अर्थ सन डिस्टेंस से 90 टाइम्स ज्यादा दूर। सेडना के ही जैसे 6 दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट्स एक बहुत ही वाइड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं और उनका पैटर्न ऑब्जर्व करके ऐसा लगता है मानो वो किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फोर्स से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अब ये ऑब्जर्वेशन तो अपने आप में बहुत ही सिंपल है और इससे ये कह देना कि प्लैनेट एक्स हाइपोथेटिकल नहीं है बल्कि सच में एग्जिस्ट करता है विल बी अ वेरी लॉन्ग शॉट, वुडंट इट? इसका मतलब है कि अगर हमें प्लैनेट एक्स के एग्जिस्टेंस का कोई सॉलिड एविडेंस चाहिए तो हमें उसका एक अच्छा ऑब्जर्वेशन भी हासिल करना पड़ेगा, और ऐसा ऑब्जर्वेशन हमें सिर्फ कोई अच्छे टेलीस्कोप से ही मिल सकता है। अब आई नो आप सब समझ ही गए होंगे मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। ऑब्वियसली 1906, 2005 और 2015 के मुकाबले आज हमारे पास काफी ज्यादा एडवांस्ड और सेंसिटिव टेलीस्कोप्स मौजूद हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम हमारे नए एडवांस टेलीस्कोप से किए गए ऑब्जर्वेशंस और डिस्कवरीज को देखें तो सबसे फर्देस्ट प्लैनेट जो हमने आज तक टेलीस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व किया है वो है फार फार आउट। एंड नो, मैं इंग्लिश का फ्रेज नहीं यूज कर रहा हूं, ये प्लैनेट का नाम है फार फार आउट। और काइंड ऑफ ये नाम इस प्लैनेट को सूट भी करता है क्योंकि अर्थ और फार फार आउट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 140 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है। बट वेट, अगर आपको ये काफी बड़ा डिस्टेंस लग रहा है
तो एस्ट्रोनॉमर्स के हिसाब से प्लैनेट एक्स जैसा कोई मैसिव ऑब्जेक्ट सचमुच में एग्जिस्ट करता है तो उसके और सन के बीच का डिस्टेंस होगा अराउंड 600 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स एंड दैट वुड एक्चुअली बी फार आउट। इतने बड़े स्केल को इमेजिन करना मुश्किल होगा। Well then let me blow your mind even more. अगर आपको लग रहा है 600 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बहुत ही ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है, then let me tell you हमारे पूरे सोलर सिस्टम का एक्चुअल आउटर एज द ऊट क्लाउड, द लास्ट लिमिट इज मोर देन 5000 AUs। मतलब अगर प्लैनेट एक्स सचमुच में एग्जिस्ट करता है, सो अब आपको क्या लगता है वो सन से कितने डिस्टेंस पर होगा? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना भूलना मत। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।